Hello students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. Today I am going to discuss वेक्टर। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम हमारा है वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। वेक्टर, सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। फिर हम लोग सीखेंगे हाउ कैन वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए वेक्टर। हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट वेक्टर को कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वेक्टर्स को पढ़ते हैं। तो वेक्टर्स को पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्लास 9th में भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं वेक्टर के अंदर में। जैसे हम लोगों ने वहां पर सीखा था कि हमारी दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। बट क्लास 11th के अंदर में हम लोग एक क्वांटिटी और पढ़ेंगे जिसका नाम है टेंसर। वो बहुत कम यूज होती है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पुरानी चीज जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है, जिसका नाम है स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको याद हो, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। बट द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब होता है कि उसके पास में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? जैसे मैं बात करूं वर्क की, वर्क, तो वर्क की यूनिट हमारी होती है जूल होती है। मैंने बोला कि मैं 5 जूल वर्क किया, तो क्या मैं बोलता हूं कि वर्क किस डायरेक्शन में किया? वर्क के केस में हम लोग डायरेक्शन नहीं बताते हैं, बिकॉज वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क की बात करें हम, डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, स्पीड की बात करते हैं, हम बोलते हैं 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड कौन सी डायरेक्शन में चल रही है हम लोगों को पता नहीं है, सिर्फ बोलते हैं 5 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस बोले 10 मीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, बट हम लोग वहां पर डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते हैं। डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, दीज आर स्केलर क्वांटिटी। बट जब हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, हम लोग बोलते हैं 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन स्ट्रेट डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को लगा देते हैं तो दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स की बात हम करें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग बताते हैं कि जो फोर्स है वो 5 न्यूटन की अप्लाई हो रही है, तो बताना पड़ता है किस डायरेक्शन में। 5 न्यूटन इन साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक फंडा था। टेंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अब हम आते हैं हाउ कैन वी रिप्रेजेंट वेक्टर, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन जो होता है वेक्टर का वो होता है एरो से, एरो, ठीक है। तो जो इसकी लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड शो करता है, और हेड, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड, और ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेल, ठीक है। ये पार्ट टेल होता है, ये पार्ट हेड होता है, ये वाले पार्ट को बोलते हैं हेड, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एरो के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि जैसे एक लाइन है और हम बोले ये बात कि ये हमारा है 100 न्यूटन, कोई फोर्स है, तो हम लोग इतनी बड़ी लाइन नहीं खींचते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक फोर्स लिखते हैं वहां पे, और फोर्स के ऊपर में हम एक लगा देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एरो लगा देते हैं, ठीक है। फोर्स हो गया। अगर हमको वेलोसिटी लिखना है तो v के ऊपर में एरो लगा देंगे और लिख देंगे यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट या वेस्ट, किसी डायरेक्शन में भी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है किससे होता है, एरो से होता है, ठीक है। ये जो हेड, इस वाले पार्ट को हेड बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग टेल बोलते हैं। जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, वेक्टर को। और देखिए, एक चीज हम आपको बताते हैं कि ये बुक के अंदर में कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस तरीके से क्वांटिटी लिखी हुई है 6 यूनिट, इस तरीके से, या फिर ऐसे लिखा हुआ है, ए जो है मोड लगा हुआ है 6 यूनिट,
इस दोनों के ऊपर में कोई एरो नहीं है, तो ये जो ये क्वांटिटी है ये शो करती है हम लोगों को मैग्नीट्यूड, ये हम लोगों को मैग्नीट्यूड बताता है, मोड हो या सिर्फ ए हो, ऐसी क्वांटिटी अगर लिख के आ जाए तो ये हम लोगों को क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। या फिर इसके ऊपर में ऐसे लगाओ, ए के ऊपर में वेक्टर लग जाए, मतलब कि एरो लग जाए, और उसके ऊपर लिख दे 6 यूनिट ईस्ट डायरेक्शन में, इट बिकम ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, देखो इस ए के ऊपर में एरो लग गया और यहां पे डायरेक्शन भी शो कर दिया, क्या बन गया ये वेक्टर क्वांटिटी। और एक तरीका और है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा भी हुआ है, अगर ये ए जो है वो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर में ए ऐसे लिखा हुआ है 6 यूनिट इस डायरेक्शन में, तो ये भी हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका है, वेक्टर क्वांटिटी का है। एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और बोल्ड लेटर से भी करते हैं। ठीक है, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ मोड में या सिंगल एफ ए लिखा हुआ है, इट टेल्स अस अबाउट मैग्नीट्यूड ओनली, ये हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। क्लियर है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो से करते हैं। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, हेड बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये लेंथ है, लेंथ हम लोगों को मैग्नीट्यूड बताता है, तो अगर मान लिया 200 न्यूटन 400 न्यूटन 400 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग इतनी बड़ी लाइन नहीं खींचते हैं, हम लोग यूं इसके ऊपर में एरो दिखा देते हैं। फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, दीज आर वेक्टर क्वांटिटी, ये सब क्या हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, कि किसके कौन कौन से टाइप के हमारे वेक्टर होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप्स होगा, ठीक है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी आप हमारा लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज अपनी नोटबुक को, नोट कॉपी जो आपकी होगी और पेन लेकर बैठिए, साथ साथ नोट डाउन कीजिएगा। जो खुद का बनाया हुआ नोट होता है वो सबसे अच्छा नोट्स होता है। ठीक है, और जल्दी वो आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होती है। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स। जो हमारा पहला वेक्टर है वो हमारा इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अब देखिए इसका नाम ही इक्वल है, तो देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, अपनी नोटबुक में लिखिएगा। द क्वांटिटी, द वेक्टर, एक्चुअली द वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, वैसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे हमारे पास वेक्टर ए है, ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से घूम रहा है, और 5 वेक्टर बी है, इसका भी मैग्नीट्यूड हमारा है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है। जैसे मैंने बोला अगर ये ईस्ट की तरफ है, ये भी ईस्ट की तरफ है, तो ये कैसा वेक्टर होगा, इक्वल वेक्टर होगा। द वेक्टर विच हैज इक्वल मैग्नीट्यूड या सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ऐसे वेक्टर जिसका सेम डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वैसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। क्लियर है। अब जो हमारा दूसरा वेक्टर होता है वो मैं लिख रहा हूं अनइक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, अनइक्वल वेक्टर का मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर हमारे पास में, दोनों में से चाहे तो डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, दो में से कुछ भी डिफरेंट हो, अलग हो, तो वैसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, द वेक्टर विच हैज सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन, या मैं बोलूं सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड इज नोन एज अनइक्वल वेक्टर। जैसे मैं सेम वेक्टर ले रहा हूं, एक वेक्टर हमारा 5 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये बी वेक्टर 5 मीटर पर सेकंड मूव कर रहा है इसमें वेस्ट डायरेक्शन में। जैसे देखो एक वेक्टर इधर मूव कर रहा है, एक वेक्टर इधर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर इसका ही मैग्नीट्यूड हमारा है 5 मीटर पर सेकंड और इसका ही मैग्नीट्यूड हमारा है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डायरेक्शन चाहे तो सेम हो और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या फिर मैं बोल रहा हूं मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन डिफरेंट हो, दो में से कोई एक चीज सेम हो, एक चीज भी अगर डिफरेंट हो जाएगा तो वो वेक्टर हमारा बन जाएगा अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर का उल्टा हो जाएगा हमारा अनइक्वल वेक्टर। जो हमारा थर्ड वेक्टर होगा वो हमारा होगा पैरेलल वेक्टर। आप लिखिए, थर्ड वेक्टर को लिखिए आप पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो जैसे नाम ही इसका क्या है, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि देखो इसका डायरेक्शन सेम होगा, एक ही बात याद रखिएगा,
सेम डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, सेम डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है एक वेक्टर इतना बड़ा हो फिर इतना बड़ा हो, कुछ छोटा ये हो वेक्टर हो, ये सारे वेक्टर जो आपस में है वो क्या है, पैरेलल वेक्टर है। क्या है, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर के बीच में जो हमारा एंगल बनता है, थीटा बनता है दो वेक्टर के बीच में, वो जीरो बनता है। ठीक है, चाहे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा भी हो और डायरेक्शन सेम होता है तो वैसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। क्लियर है। फोर्थ वन हमारा है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल नामी आपको दिख रहा है, एक वेक्टर को दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो, कैसा होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे याद रखिएगा कि जब पैरेलल वेक्टर होता है तो एंगल बनता है 0 डिग्री और एंटी पैरेलल वाले में जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल हमारा होता है वो होता है 180 डिग्री, एंटी पैरेलल वाले में, पैरेलल वाले में होता है 0 डिग्री। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एंटी पैरेलल वेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, नाम ही से देखिए कोलिनियर वेक्टर। देखिए द वेक्टर विच लाइज इन सेम लाइन ऑफ एक्शन, ऐसा वेक्टर जो सेम लाइन ऑफ एक्शन में लाई कर रहा हो। जैसे एक वेक्टर हमारे पास ये है और दूसरा वेक्टर ये, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। अगर दो वेक्टर का या तीन वेक्टर हो, जितना वेक्टर हो, अगर उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो वैसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। द वेक्टर विच हैज सेम लाइन ऑफ एक्शन, दैट वेक्टर इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। साथ साथ आप लोग फिर से मैं बोल रहा हूं, नोट करते हुए चलिए। जो हमारा नेक्स्ट वेक्टर है वो हमारा है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, ये कौन सा नंबरिंग होगा इसका, चलो नंबरिंग दो। कोप्लेनर वेक्टर, देखो अगर वेक्टर 2 हो 3 4 5 वेक्टर हो, अगर एक ही प्लेन में लाई कर रहा है वैसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। सपोज हमारे पास कोई भी एक ये है, चलो मैं सीट ले लेता हूं, जैसे हमारे पास ये सीट है तो ये एक प्लेन है। क्या प्लेन, यहां पे 2 वेक्टर हो 4 वेक्टर हो 6 वेक्टर हो, ठीक है, एक प्लेन में लाई करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। इसमें एक बात याद रखिएगा, एनी 2 वेक्टर्स ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। 2 वेक्टर अगर होंगे तो वह हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे। 2 वेक्टर्स विल ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। जब 3 वेक्टर होगा तो एक प्लेन में लाई भी कर सकता है और नहीं भी लाई कर सकता है। देखो अब मैं समझाने के लिए आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने की। हमारे पास 2 वेक्टर है, ठीक है, ये 2 वेक्टर इस तरीके से। अब देखो हम एक प्लेन में कैसे आएगा, इससे हमारे पास सीट है, कैसी है, ये प्लेन है, रखो आप एक प्लेन में आ गया। आप कैसे भी रखो इसको, 2 वेक्टर आप इस डायरेक्शन में रखो, ऐसे रखो, यहां प्लेन रख दो, ठीक है। लेकिन जब आप 3 वेक्टर लोगे, आप इस वे में अगर अरेंज कर रहे हो इस वे में, तो ये एक प्लेन में आएगा। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन अलग हो, देखो इस तरीके से हो, तो ये जो हमारा वेक्टर होगा वो तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाइन नहीं करते। देखो ये एक प्लेन में, ये बाहर में है, आप इसको देखो ये बाहर। कहने का मतलब ये है, आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, 2 वेक्टर ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। 2 वेक्टर जब होगा तो वो हमेशा किस में लाई करेगा, एक प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, कोप्लेनर समझ में आ गया कि जब हमारा कितना सारा वेक्टर अगर एक प्लेन में लाई कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। और जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई, अगर 2 वेक्टर हमारा है तो वो हमेशा एक ही प्लेन के अंदर में लाई करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा वेक्टर है वो है कंकरेंट वेक्टर। देखो ये कंकरेंट वेक्टर, इसका नाम तो है लेकिन ये मेनली यूज होता है फोर्स के लिए। द वेक्टर विच एक्ट एट ए सेम पॉइंट, ऐसी फोर्स या वेक्टर जो सेम पॉइंट पे एक्ट करते हैं, वैसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर। जैसे देखो हमारे पास कोई एक पॉइंट है, ये ठीक है, ये पॉइंट है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। मैं इसका नाम दे देता हूं, इसको बोलता हूं F1, इसको F2, इसको F3। देखो एक ही पॉइंट पर सारी फोर्स एक्ट कर रही है, या फिर और भी फोर्स हो जाए, कितनी फोर्स हो सकती है, अगर एक ही पॉइंट पर लाई कर रही है तो वैसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे कंकरेंट वेक्टर। ठीक है, द वेक्टर विच एक्ट एट ए सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पर जो एक्ट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंकरेंट वेक्टर।
क्लियर है? क्लियर होगा आप लोगों को? प्लेनर भी क्लियर हो गया, कंकरेंट भी क्लियर हो गया, आसान है। साथ साथ मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट करते हुए चलिए जैसे मैं बता रहा हूं। फिर एक हमारा होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जैसा इसका नाम है, द वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, दैट इज नोन एज जीरो वेक्टर। तो सर इसका काम क्या होता है? इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डायरेक्शन। अब सवाल ये होता है कि जब जीरो वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो याद रखना कि जो जीरो वेक्टर होता है, जो उसका डायरेक्शन होता है वो एक आर्बिट्रेरी होता है। जो इसका डायरेक्शन होता है वो होता है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? इट में हैव या इट में टेक एनी डायरेक्शन। जीरो वेक्टर को मैंने बताया, द वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड इज नोन एज जीरो वेक्टर। इसका डायरेक्शन जो होता है हमारा आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है इट कैन टेक एनी डायरेक्शन, ये कोई से भी डायरेक्शन को ले सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे सिलेबस में एक और है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है वन। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो सर इस काम किस में होता है? देखो इसका जो यूनिट वेक्टर का यूज है ना, इट टेल्स अस द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हम लोगों को डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। ऐसे लिखा हुआ देखा हो, अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स कैट, इसका मतलब यह है कि इसका मैग्नीट्यूड वन है और इसकी डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस में है। ये मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड वन है और डायरेक्शन क्या है? एक्स में। इसे लिखा हुआ वाई कैट। वाई कैप का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड वन है और डायरेक्शन वाई एक्सिस में है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? आप लोगों को टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ में आ गया होगा। कौन कौन से वेक्टर मैंने बताया आपको? इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, और फिर क्या मैंने बताया आप लोगों को? कंकरेंट, कोलिनियर, कोप्लेनर, जीरो वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। कोप्लेनर बच्चों को कंफ्यूज थोड़ा करता है। एक ही प्लेन में लाई करें, चार पांच वेक्टर हो, एक प्लेन में लाई भी कर सकता है, नहीं भी लाई कर सकता है। बट दो वेक्टर जब होंगे तो दैट विल ऑलवेज लाइज इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल, साथ साथ आप जैसे मैं हेडिंग डालता जा रहा हूं आप लिखते जाइए। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, इसको समझना जरूरी है। देखो पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब क्या है? हमारे पास कोई एक वेक्टर है, मैंने डायरेक्ट ये ले लिया वेक्टर, ठीक है। अब इस वेक्टर को मैं उठा के यहां ला सकता हूं। एक कंडीशन क्या है? ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाले वेक्टर को मैं उठा के, जैसे मैं बोल रहा हूं ये ए वेक्टर है, तो ये वाले वेक्टर को मैं स्लाइड करके यहां ला सकता हूं, बट इसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई वेक्टर ये है, इस वेक्टर को मैं स्लाइड करके यहां ला सकते हैं। कंडीशन क्या है? ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, जिस डायरेक्शन में उसका हेड है उसी डायरेक्शन में इसका हेड होगा। ये हेड चेंज नहीं होगा पैरेलल शिफ्टिंग में। जिधर ये वाला हेड है उधर ये वाला हेड होगा। ऐसा ना कि ये हेड इधर, इसको उल्टा कर दिया। पैरेलल शिफ्टिंग में जिस डायरेक्शन में हेड होगा उसी डायरेक्शन में हेड, जिस डायरेक्शन में टेल उसी डायरेक्शन में टेल होगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, हमारे पास कोई एक फोर्स है, चलो मान लेते हैं 10 न्यूटन की फोर्स है। अब इसको उठा के मैं यहां ला दूं, यहां ला सकता हूं, बट ये एक रीजन खाली होना चाहिए कि इसके अंदर में एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, आपस में ये पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर है ना, हम लोग जब दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं तो वहां पे ये हेल्पफुल होता है हम लोगों के लिए। तो पैरेलल शिफ्टिंग आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक वेक्टर को उठा के आप स्लाइड करके यहां रख सकते हो, बट दोनों के बीच का एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, पैरेलल शिफ्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब पैरेलल शिफ्टिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम लोग दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? मैं लिख रहा हूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? एक बात सुनिए, जब भी हम लोग व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा ये एक तरीका है कि इसमें एक मेथड है। जब एरो को आप उसके टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ, ठीक है, ये एक तरीका है कि अगर टेल है तो उसको
टेल के साथ जोड़ो, अगर हेड है तो हेड के साथ जोड़ो। अब उसके बीच का जो एंगल आएगा हमारा, वो एंगल हमारा होगा जो दो वेक्टर के बीच का एंगल आ जाएगा वो। जैसे देखो एग्जांपल के मैं ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1। जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर ए मानते हैं, ये वेक्टर को बी मान लिया मैंने, एंगल बना 90 डिग्री। तो क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री सही है, ये गलत है? क्या रूल कहता है? टेल को टेल के साथ, नहीं तो हेड को हेड के साथ। देखो हेड, इसको टेल को टेल के साथ मिला दिया। अब जो यहां पे एंगल बन रहा दो वेक्टर के बीच में, वो हमारा क्या होगा? दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। टेल टू टेल मिलना चाहिए, नहीं तो हेड टू हेड मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। मैंने लिया ये एक इधर वेक्टर ले लिया और एक मैंने ले लिया यहां पर ये वेक्टर ले लिया। इसको मैं बोल देता हूं ए वेक्टर, इसको बोल दिया मैंने बी वेक्टर। अब यहां पे जो यहां का एंगल हम लोगों को है वो दिया हुआ है, सपोज 120 दिया हुआ है, मानते हैं, चलो 120 मान लेते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमारा रूल क्या आता है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल रहे हो आप, तो टेल टेल के साथ मिलना चाहिए। पर यहां पे देखो, यहां पे हेड है, यहां पे टेल है, ये रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है। यहां पे हेड है, यहां पे टेल है, तो क्या करते हैं हम लोग? पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। क्या इस वेक्टर को हम उठा के ऐसे ले सकते हैं, ऊपर ले गए, ठीक है। अब देखो इस वेक्टर का एक बी वेक्टर वहां लेके चले गए, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर का टेल मिल रहा है यहाँ पे, जो एंगल ये वाला होगा वो होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। कितना होगा? एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये एंगल 120, तो ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। एक तरीका ये है, या कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता था, जैसे ये वेक्टर ए हमारा है, इस वेक्टर को स्लाइड करके यहाँ ला दो, यहाँ ला दो, ठीक है। और ये वाला एंगल हम लोग को पता है 120 डिग्री। देखो यहाँ पे क्या हो गया? टेल से टेल मिल गया, सॉरी हेड से हेड, हेड से हेड मिले या टेल से मिले, ये एंगल कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 60 डिग्री। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। बस क्या ध्यान रखना है, व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देख टेल को टेल के साथ, नहीं तो हेड को हेड के साथ। हेड टेल समझ में आता होगा ना? देखो जैसे ये एरो है, ये हेड को शो करता है और ये टेल को शो करता है, ठीक है। फाइंड कर लोगे? चलो एक दो और देते हैं जो खुद से करना, पहले आप पॉज करके। जैसे मैं ले लिया ये वेक्टर, ये क्वेश्चन ही भी दिया हुआ मेरे को, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल दिया 60 डिग्री। तो क्या इसमें शिफ्टिंग करने की जरूरत है? देखो टेल को टेल के साथ, नहीं तो हेड को हेड के साथ, हेड हेड मिल रहा है, ये एंगल सही है। थीटा कितना हुआ यहाँ पे? 60 डिग्री। इसमें शिफ्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग एक वेक्टर और देते हैं, ये वैल्यू है, ये एक वेक्टर है और चलो मानते हैं ये एक वेक्टर है, ये दोनों के बीच का एंगल हमारा दिया हुआ है 150 डिग्री। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब क्या ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल सही है, या हम लोगों को शिफ्टिंग करनी पड़ेगी? उसको चेक करने के लिए देखो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। देखो ये वाले वेक्टर का टेल मिल रहा है और ये वाले वेक्टर का हेड मिल रहा है, बट रूल कहता है टेल को टेल के साथ, नहीं तो हेड को हेड के साथ। तो क्या करो आप? पैरेलल शिफ्टिंग करवाओ, बी को यहां भेज दो आप, बिना एंगल चेंज करे यहां आ गया। अब टोटल एंगल 180, उसमें से 150 माइनस कर दो, कितना आ गया? 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। या आप इसको यहां लाके यहां भी ला सकते हो, ठीक है। यहां से भी आप देखो कैसे, ये वेक्टर हमारा है, इसको आप उठा के यहां ला दो, ठीक है ना। अब एंगल हम लोगों को ये वाला पता है 150, ये निकल जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? बस जब हम लोगों को दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो उसको टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ निकालो, ठीक है। चलो इसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद से करो। पहले आप पॉज करना, खुद से करना, जब नहीं हो पाएगा तो हमारे सोल्यूशन को देखना। देखो हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ठीक है। फिर यहां पे ऐसे वेक्टर बना हुआ है, अलग अलग वेक्टर हम लोगों को दिया हुआ है। एक वेक्टर दिया हुआ है ये, ऊपर में बी वेक्टर है, एक वेक्टर इधर दिया हुआ है, एक वेक्टर इधर दिया हुआ है, ठीक है। एक वेक्टर ए यहां पे है, ठीक है, एक बी वेक्टर में है, एक यहां पे सी वेक्टर दिया है, एक डी वेक्टर दिया हुआ है। ये दो एंगल हम लोगों को दिया हुआ है। जो ये एंगल हम लोगों को दिया हुआ है वो हम मान लेते हैं 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। अब हमसे बोला है फाइंड एंगल बिटवीन, पहले बार देखो हम लोगों को एंगल निकालना किसी किसके बीच का, सबके बीच का निकालना है। मान लो ए एंड बी क्या होगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी। दूसरा ए एंड सी, ए और सी के बीच का क्या होगा? सबके बीच का निकालना एंगल, एक दूसरे के बीच का। तो कैसे निकालेंगे?
पहले पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। ए सी सबके बीच के निकाल लेना, बी एंड सी, ठीक है। तो देखो अब कैसे करोगे, शिफ्टिंग कराना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे, हमारा रूल कहता है टेल को टेल के साथ, नहीं तो हेड को हेड के साथ। तो क्या करेंगे, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर में क्या है, कौन सा वेक्टर है, बी है। अब इस वेक्टर को स्लाइड करते हुए यहां लाओ, ये वेक्टर में ला दे यहां, ए वेक्टर को देखो, ए और बी का कहां मिल रहा है, टेल मिल रहा है। ये वाला वेक्टर यहां डी वेक्टर है, ये वाला वेक्टर क्या हमारा सी वेक्टर है, इसको डैश लाइन, ठीक है। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है। ये पूरी लाइन स्ट्रेट है, ये 60 और ये 30 की 90 हो जाएगा, पूरा 180 है। तो 180 में से 90 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 90 बचेगा, एंगल आ गया। ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब निकल जाएगा, ए और बीच के बीच का हो गया 90 डिग्री, ए सी के बीच का हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब किसी के बीच के बोलेगा आपस में, आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, आप इसको फाइंड कर लोगे। अब इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि जैसे मैंने बताया आपको, जैसे ये वेक्टर मैं बता रहा हूं, ये हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये एंगल 60 है। तो किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आती होगी कि सर अगर मैं ये वाला एंगल कर लूं, बाहर वाला एंगल कर लूं, ये एंगल बन रहा मान लिया 300 डिग्री, ठीक है। आप बोल रहे हो वेक्टर बिटवीन, सॉरी एंगल बिटवीन ए एंड बी, टेल टू टेल या हेड टू हेड, तो ये एंगल तो हम ले सकते हैं, हम यही एंगल क्यों ले रहे हैं, याद रखना जो थीटा होगा हमेशा इसके बीच में लाई करेगा। थीटा विल ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड, थीटा 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, फिर लेस देन या इक्वल टू 180, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता थीटा की वैल्यू। इसका मतलब यह है कि जो एंगल हम लोग लेते हैं वो स्मूदर वाला लेते हैं, बाहर वाला नहीं, सॉरी बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला लेते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल ये है, एक एंगल ये भी तो बन रहा है ना, ये एंगल को क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि एंगल तो कितना बन रहा है 300,